आज का बच्चों हमने चैप्टर पढ़ना है स्पेक्ट्रम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ रहे हो। मेरा नाम धीरज है, मेरे साथ आप केमिस्ट्री की 11th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम। पहले स्पेक्ट्रम को समझते हैं, क्या होता है स्पेक्ट्रम। ये फिगर कुछ आपके लिए जानी पहचानी सी होगी। प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर से अगर आप व्हाइट लाइट निकालते हो तो वो जो व्हाइट लाइट आएंगे वो 7 रंग में टूट जाती है। और इसी 7 रंग को जो डिस्पर्जन, ये फिनोमेना को होते, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन। मतलब आपकी लाइट स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। एंड दिस फिनोमिना, और जो ये पैटर्न डेवलप होकर आता है जिसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ना। क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो यहाँ आपके सारे 7 रंग एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं, देख रहे हो ना। ठीक है, एक रंग शुरू होता है होने से, खत्म होने से पहले ही, हरा रंग खत्म होने से पहले ही पीला शुरू होने लगता है, पीला रंग खत्म होने से पहले ही ऑरेंज शुरू होने लग पड़ता है, ऑरेंज खत्म होने से पहले से ही रेड आ जाता है। तो इसीलिए ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन ठीक है, स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। अब कॉन्टिन्यूस वर्ड का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यहां क्यों पढ़ाया है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में? जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे बच्चों, ठीक है, जैसे ये आपकी ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसके अंदर हाइड्रोजन था, इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले। हमने यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शंस लगी और उसके अंदर से एक छोटी सी बस ओपनिंग छोड़ दी, इसे हम बोलते हैं स्लिट। 2 स्लिट रख दी ताकि इसमें से जितने भी पार्टिकल्स बाहर निकले हैं, एक स्लिट में से निकल जाएं। फिर अगर हो सकता है कुछ और भी दाएं बाएं से घुसे तो फिर एक और स्लिट लगा दी हमने। अब केवल एक ही रे जो है वो यहां से आ रही है। अब मैंने यहाँ लगाया प्रिज्म, और जब प्रिज्म लगाया तो यहाँ भी प्रिज्म की खास बात क्या होती है, वो इसको क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। और जब डिस्पर्स कर देता है तो यहाँ भी कुछ पैटर्न बना, यहाँ भी स्पेक्ट्रम हुआ। लेकिन यहाँ की एक खास बात थी कि जो स्पेक्ट्रम था ये कॉन्टिन्यूस नहीं था। स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं था, यहाँ पर कुछ लाइनें आई, इररेगुलर लाइंस, कॉन्टिन्यूस लाइंस नहीं थी। जैसे अभी ऊपर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपने बड़ा रंग के अंदर रंग मिल गया था, यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर कुछ कुछ लाइंस आई, कुछ कुछ इंटरवल्स के ऊपर। हमको एक चीज और मालूम है, क्या? कि हर रंग की अपनी कुछ वेवलेंथ होती है, अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी कुछ एनर्जी होती है। हर कलर, पीछे हम जो इतने सारे न्यूमेरिकल्स करते आए हैं वहां हमने ये समझा है कि कलर्स के साथ हर कलर की वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। एंड एच न्यू के फॉर्मूला को याद होगा आपको, तो अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसकी कुछ एनर्जी भी है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आए हैं, कलर की जो लाइंस आई हैं, इसकी अपनी अपनी एनर्जी है। तो यहाँ जो बीच में कुछ पोर्शन था ये खाली है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं आई। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। यहाँ पर वेल डिफाइंड लाइंस थी, शार्प लाइंस थी, जिसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसको एनालाइज किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप से। स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, जब आप किसी भी चीज को बहुत ही, जैसे मान लो गैस को आपने बहुत ज्यादा गर्म किया, हीट किया, या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, हीट करी, तो उसके अंदर से जो भी चीज निकली, जैसे फॉर एग्जांपल ये गैस की बात है, मैंने यहाँ बहुत सारा करंट पास करवाया, तो इसके अंदर से जो भी चीज निकली उसने एक पैटर्न डेवलप किया, पैटर्न बनाकर दिया मेरे को यहाँ पर। ठीक है, सो ये चीज जो ये लाइंस आई, इस लाइंस के पीछे का लॉजिक क्या था? लाइंस के पीछे का लॉजिक ये समझ में आता है कि अगर आप एक फिक्स अमाउंट, एक सफिशिएंट, मतलब जितनी में लाइट की एनर्जी जितनी उसको चाहिए, अगर आप उतनी उसको देते हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जाइज होते हैं। ठीक है, और वो एनर्जाइज होकर कहाँ जाते हैं? एनर्जाइज होकर इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेल में चल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से जब एनर्जाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपर शेल में जाएगा, ऊपर वाली शेल में जाएगा। और जब एक दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है उसे हम बोलते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल,
ठीक है। और जिस एनर्जी लेवल से, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, जब फर्स्ट एनर्जी लेवल से, फर्स्ट एनर्जी लेवल वो है जो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के एनर्जी जितना पास होगा उसका, उस एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी एनर्जी बढ़ गई है, तभी वो एनर्जी लेवल फर्स्ट से सेकंड पे आएगा। सेकंड से थर्ड पे जाएगा तो इसका मतलब एनर्जी उसकी और बढ़ गई है। जब जब इलेक्ट्रॉन अपने इस एनर्जी लेवल से फर्स्ट से लेकर सेकंड, सेकंड से लेकर थर्ड, थर्ड से लेकर फोर्थ एनर्जी लेवल तक जाएगा, उसी ड्यूरेशन में ही ये वाली लाइंस ऑब्जर्व होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। तो जब हम नॉर्मल किसी गैस को स्टडी कर रहे होंगे तो कोई ऐसी लाइंस डेवलप नहीं होती है, लेकिन अगर इसी गैस के अंदर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, बिजली पास करेंगे, हीट अप करेंगे, तो यहाँ पर यही सेम सेटअप पे हमारे को यहाँ कुछ लाइंस मिलती हैं, या लाइंस ऑटोमेटिकली नहीं मिलने पड़ती। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इसको एनर्जाइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमको समझ में आ गया था, यहाँ पर अभी तक समझ में आ चुका है कि जब हम वैक्यूम के अंदर, गैस वैक्यूम के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स में हम सारी चीज समझ चुके हैं। अब अगर उसके साथ उसके जो रेडिएशन अगर बाहर निकलेगी तो रेडिएशन को अगर मैं उसको स्प्लिट करवाऊं तो स्प्लिट जो है वो कुछ कुछ समय के बाद क्या है, एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट लाइंस, डिस्क्रीट का मतलब होता है टूटा फूटा, मतलब कहीं है कभी देर या कभी नहीं देर, आप इस पैटर्न को समझ सकते हो। यहाँ पर कोई लाइंस नहीं है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर कुछ लाइंस हैं, ठीक है। तो वो लाइंस कब कब आई, वो लाइन जब जब आई, आप ये समझ चुके हो कि लाइन, हर लाइन कॉरस्पॉन्ड टू सम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन जो है वो एच न्यू मतलब की एनर्जी से है। सो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल से फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड एनर्जी लेवल पे चलेगा, तो जैसी एनर्जी वो रिलीज करेगा, जैसी एनर्जी वो रिलीज करेगा, छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सेस मिल रही है तो वो इतनी यहाँ रिलीज करेगा, फिर सेकंड से थर्ड में रिलीज करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ जो स्पेक्ट्रम डेवलप हुआ है इसे हम बोल रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। कब हुआ, जब आपने सफिशिएंट हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड किया गैस के अंदर तो उसमें से लाइट एमिट हुई, और जो लाइट निकली उसमें डिफरेंट कलर्स थे, जब हमने उसको स्प्लिट किया तो हमको एक पैटर्न मिला, ठीक है। बट वो पैटर्न वाज नॉट कॉन्टिन्यूस नहीं था, वो डिस्क्रीटेड था, उसकी कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज थी। हमको ये समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो उसी हिसाब से उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हमको ऑब्जर्व होती है, कभी ये लाइन मिलती है, फिर उसके बाद ये मिलती है, फिर ये मिलती है, और फिर ये मिलती है, इस हिसाब से। बट हर एटम का एक प्रॉपर पैटर्न होगा, सभी का पैटर्न एक जैसा नहीं होगा, हर एटम्स का पैटर्न अलग अलग होगा। बोलो, ये यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई या किसी को डाउट है अभी भी? ऋतु, नो सर। डन। अब ये समझ में आ रही है कि वो कभी, अच्छा चलो अभी 1-2 मिनट और के बाद फिर मैं डिस्कस करते हैं फिर दोबारा इसी तरीके से। नाउ व्हेन ए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मान लेते हैं कहते हैं जैसे व्हाइट लाइट, इट इज अलाउड टू पास थ्रू ए गैस सॉल्यूशन या सम सॉल्ट में से, तो उसकी जो लाइट जो निकलती है उस पैटर्न को भी हमने जो है ऐसे यहाँ समझा, और उसकी भी कलर्स को भी हमने समझा। नाउ अब जो लाइंस थी, देखो जैसे ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को ये हमने हाइड्रोजन के, देखो समझो पूरे सेटअप को समझो, ये व्हाइट लाइट, यहाँ हाइड्रोजन गैस है, इसको हमने इसमें से निकाला, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यहाँ स्लिट है, स्लिट के अंदर से जो भी रेडिएशन निकल रही है इसे हमने क्या कर दिया, फिर एनालाइज किया। जब फिर एनालाइज किया तो भी हमारे को वैसी ही लाइंस मिली, ये रंग नहीं मिले, ऐसी लाइंस मिली, एक्सप्रेसिव खास लाइंस मिली। रंग किस लिए मिले हमें, क्योंकि हम यहाँ पर व्हाइट लाइट को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे को एक स्पेसिफिक लाइंस मिल गई। ये स्पेसिफिक लाइंस बिल्कुल वैसी ही थी जो हाइड्रोजन के इंडिविजुअल पैटर्न में पीछे आ रही थी, ये बिल्कुल उसी जगह पर ही मिली, ठीक है। तो अब यही स्पेक्ट्रल लाइन थी जो शुरू में
जब हम एटम की स्टडी कर रहे थे और रदरफोर्ड से पूछ रहे थे कि भाई वो जो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, वो लाइंस मिल रही हैं तो किसकी वजह से मिल रही है? ये जो रेडिएशन जो आ रहा है, ये जो लाइंस आ रही है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन रदरफोर्ड से, या ड्रॉबैक रदरफोर्ड से पूछा गया था कि भाई ये जो लाइंस आ रही हैं, कुछ नॉर्मल पैटर्न आए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये लाइनें हैं, इट कॉरस्पॉन्ड टू सम वेवलेंथ, कुछ फ्रीक्वेंसी है इनकी, तो ऐसा ये क्यों आ रहा है? और अगर इसमें से कोई चीज निकल कर बाहर आ रही है तो इसका मतलब यहाँ कुछ कम हो रहा होगा। अगर वो चीज कम हो रही है तो वो क्या हो रहा है? तो रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। यहाँ पर यही कमी थी। तो जब आप रदरफोर्ड को आप दोबारा जाकर पढ़ेंगे और वो पूछे, जब आपको ड्रॉबैक्स बताए थे कि ही दे वाज शोइंग सम स्पेक्ट्रल लाइंस, तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस यही है, ठीक है। तो अब क्या था कि लाइंस का पैटर्न, व्हाइट लाइट की वजह से तो हमारे पास रंग आ गया बच्चों, लेकिन कुछ डार्क लाइंस, ये जो ब्लैक लाइंस भी दिखाई दे रही थी, तो ब्लैक लाइंस किसकी वजह से? व्हाइट लाइट तो आप समझ गए स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट की वजह से ये 7 रंग बन गए हैं हमारे। लेकिन जो ब्लैक लाइंस बनी हैं, ये बनी हैं हाइड्रोजन गैस की वजह से। यहीं के जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो रेडिएट करके बाहर निकले हैं और अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे निकले हैं, और हर फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्ड इन्होंने एक लाइन, हमारे को एक पैटर्न मिला, ठीक है। सो दीज डार्क लाइन ये जो बताती हैं कि जो रेडिएशन ऑब्जर्व किया है वो किसकी वजह से किया है? व्हाइट लाइट की वजह से किया था। ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ डार्क लाइंस आई हैं आपके पास, ये देखो कुछ डार्क लाइंस आई हैं, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा? इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पर एनर्जी आई है ना, यहाँ पर जो है हमने व्हाइट लाइट दी तो इसमें एनर्जी आ गई, तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी जो होता है, ये भी हर एलिमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि पैटर्न, जो लाइंस का जो पैटर्न डेवलप हुआ, ये जो लाइंस का पैटर्न होगा, दे आर नॉट सेम, हर सभी गैसेस का अलग अलग होगा, सभी मटेरियल्स का अलग अलग होगा। तो ये जो लाइंस दिख रही है, इसके दिखने का असली वजह क्या है? इस लाइंस का असली वजह ये है कि लाइंस, जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो फर्स्ट लेवल, सॉरी पहले नीचे लेवल होगा हमारा फर्स्ट, तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो जब आप एनर्जाइज करोगे तो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जाएगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में है और उसकी एनर्जी कितनी है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन 1, लेट्स से एक सिंपल कैलकुलेशन में बात करें, इसमें 100 जूल एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन 2 में 200 जूल एनर्जी है। ऑर्बिट 3 में 300 जूल एनर्जी है। तो जब आप उसके पास अगर 100 जूल मिलेगी उसको एक्स्ट्रा, तभी तो वो 200 जूल सेकंड एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को 300 जूल, 200 जूल और एनर्जी मिल जाएगी, तो वो सीधा थर्ड में चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, ठीक है। अगर उसके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए वाले का 100 रुपए है, तो वो 200 रुपए वाली रेंज में जाएगा, और अगर 200 रुपए और आ गए तो वो 300 की रेंज में जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, ऐसे एनर्जी लेवल में जाने के समय, उस समय से उसमें से कुछ रेडिएशन होगा। वही जो रेडिएशन है वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, और वो इसलिए उसका नाम दिया गया एमिशन स्पेक्ट्रम। हर एलिमेंट का यूनिक है। क्यों है? क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो सभी फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर नहीं चलते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे नहीं चलते हैं। कोई सेकंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल पे चलता है, कोई थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस एनर्जी लेवल पे, इसीलिए उसका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस भी डिफरेंट होंगी। इसलिए ही बोला गया कि एमिशन स्पेक्ट्रम हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, इनका पैटर्न जो है वो कुछ यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एक खास बात थी, क्योंकि एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने क्या किया था? सफेद लाइट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में बच्चों यही हुआ था, लाइनें बिल्कुल उसी जगह पे ही बनी थी जिस जगह पर, यहाँ पर आप देखो, जिस जगह पर ये वाली लाइन है, ये 3-4 लाइनें है ना, बिल्कुल एमिशन स्पेक्ट्रम में भी यहीं पे ही लाइनें आई थी, यहाँ पर इसी जगह पे। तो चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, लाइनें वही बनती हैं। इससे हमको समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और जब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एच मालूम है आपको, जिससे फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब वेवलेंथ कनेक्टेड है, वेवलेंथ कनेक्टेड का मतलब कलर कनेक्टेड है।
सही है। तो इसका मतलब अगर आपको एनर्जी मालूम चल गई तो आपको कलर्स भी मालूम चल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने दो प्रकार के स्पेक्ट्रम समझे। सो अब हाइड्रोजन की बात करें केवल सबसे बेसिक, तो हमने हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया बहुत लो प्रेशर के ऊपर, जो उसके अंदर से लाइट निकली उसको एनालाइज किया किस इंस्ट्रूमेंट से, स्पेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप ने जो है एनर्जी को कैलकुलेट किया, वो लाइंस को चेक किया, लाइंस के हिसाब से उसने एनर्जी के हिसाब से उसने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बताई। ठीक है ना। 1885 के अंदर जे बाल्मर ने एक सिंपल, जो ये लाइंस बन के आ रही थी इनके बीच में एक बड़ा सिंपल रिलेशनशिप डेवलप किया। लेकिन ये लाइंस कहाँ थी, केवल विजिबल रीजन में। जो भी आपने एग्जांपल देखा है यहाँ पर, ये जो विजिबल रीजन में जो लाइंस हैं, इस लाइन का एक रिलेशनशिप दिया उसने, जे बाल्मर ने। उसने क्या बताया कि जो 1/λ मतलब लैम्डा समझते हो, 1/λ हो गया वेव नंबर, इज इक्वल्स टू, इन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 109677 into 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। मतलब उसने एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये बाद में डिस्कस करेंगे ये कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, ये आते आते 12th में आपको आएगा ये इन डिटेल में कि कैसे ये नंबर आया। तो उसने एक सिंपल फंडा दिया कि 109677 एक कांस्टेंट नंबर है इनटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। मतलब एनर्जी लेवल, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड एनर्जी लेवल से अगले एनर्जी लेवल पे जाएगा। मतलब कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर आप इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको 1/λ मालूम चल जाएगा। 1/λ से मतलब ये वेव नंबर मालूम चल जाएगा। वेव नंबर लैम्डा से 1/λ से आपको लैम्डा भी मालूम चल सकता है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर मालूम चल गई तो उससे फ्रीक्वेंसी मालूम चल सकती है। फ्रीक्वेंसी मालूम चल गई तो आपको एनर्जी भी मालूम चल सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होने शुरू हो गए अब थोड़े थोड़े से। ठीक है, लेकिन उसने एक एक फंडा आपको दे दिया। लेकिन ये कहां तक एप्लीकेबल था, ये एप्लीकेबल था केवल विजिबल रीजन के अंदर। हाइड्रोजन सीरीज के, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में ही ये एप्लीकेबल था। कहां से कहां तक, 2 से लेकर n स्क्वायर तक ना। फिर इसके बाद बड़े सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा मिल गया है। तो एक जनरल कंसेप्ट डेवलप हो गया, और वो कंसेप्ट क्या हो गया, उस कंसेप्ट की इक्वेशन दी गई रिडबर्ग इक्वेशन, जनरलाइज कर दी गई बात को। और 1/λ बिल्कुल देखो सेम फॉर्मूला है, 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। z है एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों। नाउ बाल्मर जो साइंटिस्ट था, बाल्मर ने अपना कंसेप्ट कहां से रीजन दिया था बच्चों, बाल्मर ने इस टेबल को और इस टेबल को कनेक्ट करके देखो केवल। बाल्मर ने ये बताया कि एनर्जी लेवल 2 से लेकर आगे तक जाना है, 2 से लेकर आगे तक जाना है। और ये जो पैटर्न की जो वेवलेंथ आ रही थी, वेव नंबर आ रहे थे, यहाँ ये तो डेवलप हो रहे थे विजिबल पोर्शन के अंदर। लेकिन विजिबल पोर्शन के अलावा भी तो बहुत सारा स्पेक्ट्रम डेवलप हो रहा था, क्योंकि लाइंस तो डेवलप हो रही थी। आपको याद होगा मैंने आपको टेबल दिखाया था। अगर ये विजिबल पोर्शन था तो यहां से लेकर यहां तक अल्ट्रा वायलेट रीजन था, इंफ्रारेड रीजन था। सो उस रीजन को कौन कैसे बताएगा। तो उन साइंटिस्टों ने जो है इसको नाम करते करते हमारे पास 5 सीरीज आई, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पिफोंड। बाल्मर ने कैसे बताया था, विजिबल रीजन में। कहां से शुरू करेंगे आप, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। एन, ये n1 है, ये देखो ये n1 है, ये n2 है। n1 कहां से शुरू करेंगे, अगर n1 को 1 से शुरू करते हो और n2 को 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक लेके जाते हो, ये जो रीजन है ये है अल्ट्रा वायलेट रीजन की, आपको वेवलेंथ सब कुछ मिल जाएगी। अगर n2 को सेकेंड एनर्जी लेवल से आगे जाते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक जाते हो, तो आपको बाल्मर सीरीज दिखती है, जिसे हम विजिबल रीजन की बात करते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल की बात करते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे जाते हो तो वो इंफ्रारेड रीजन है। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन है। और ये जो सीरीज है ये पैशन, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, तो इसे पैशन सीरीज बोला गया। ऐसे ही
n इज इक्वल टू 4th एनर्जी लेवल से 5, 6, 7 पे जाते हो तो ये भी इंफ्रारेड रीजन ही है, इसे ब्रैकेट सीरीज बोला गया। और 5th एनर्जी लेवल से 6, 7, 8 पे जाते हैं तो ये प्रीफाउंड सीरीज है। तो इसको सीक्वेंस में ऐसे ही याद करना है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड प्रीफाउंड। ठीक है, यहां तक बच्चों बताओ कोई डाउट है? टर्न ऑन योर माइक प्लीज। No, sir. Okay. And I'm waiting. Saksham. रितु, रितु, बेटा फटाफट बता। ओके, सो तो आप रीजन को देखो, तो ये अब जो पैटर्न था ये ओवरऑल जो है वो इस तरीके से देखो डेवलप हो गया। ये बाल्मर सीरीज थी जो अभी हम कलर देख रहे थे स्पेक्ट्रम के अंदर, ये कुछ लाइंस थी, ये तो सीरीज थी बच्चों बाल्मर, ठीक है, जो विजिबल पोर्शन के अंदर आपको दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ ऐसी सीरीज भी थी जो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर थी, वो सीरीज कौन सी है? लाइमन सीरीज। फिर विजिबल रीजन के जो रेड्स की तरफ जाएं तो इंफ्रारेड रीजन में हमारी 3 सीरीज है, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड प्रीफाउंड सीरीज। तो मतलब यहाँ जो लाइंस बन रही थी ऑन डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो हमको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही थी। तो अब हमारे को ये पूरा का पूरा एक पैटर्न डेवलप मिल गया हमारे को, ठीक है, ये पूरा का पूरा पैटर्न। और अगर आप ये केवल मैं आपको विजिबल पोर्शन की बात बता रहा हूँ। जैसे विजिबल पोर्शन है, सोडियम की बात करें तो इसकी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, कैसे दिखाई दे रही हैं? यहाँ पर इतने से पोर्शन में। हाइड्रोजन की बात करें तो लाइंस कहाँ से कैसे दिखाई दे रही है? हर एक के अपने अपने अलग अलग लेवल पे। तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर एनर्जी रिलीज करेगा। कैल्शियम होगा तो देख लो कितनी सारी लाइंस हैं इसके अंदर। मरकरी की बात करें तो देखो कितनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की लाइंस है, ये सारी विजिबल पोर्शन की लाइंस है, ठीक है। तो आई होप ये इस बात से आपको समझ में आएगा कि जो एलिमेंट्स हैं, जब उसमें से रेडिएशन निकलेगा तो वो रेडिएशन का लेवल क्या होगा और वो दिखेगा कितना, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा कनेक्शन आप बाल्मर सीरीज से कर सकते हो, क्योंकि ये वो रीजन है जो आपको दिखाई दे रहा है और ये वो लाइंस हैं जो आपको विजिबल पोर्शन में आ रही है, ठीक है। ये वाली जो वेवलेंथ है वॉयलेट से लेकर रेड तक की, वॉयलेट से रेड तक की, ये सारी वेवलेंथ आपका विजिबल पोर्शन है, ये विजिबल लाइंस आपको दिखाई दे रही है। बाकी जो वेवलेंथ है वो जो एक्सरे फिल्म या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ही पैटर्न डेवलप कर रही है। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने लॉजिक से कि हाउ द लाइंस कनेक्टेड, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट है, कभी लाइन है यहाँ नहीं है, यहाँ पर लाइन है नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, हर एलिमेंट का अपना अपना यूनिक पैटर्न है, ठीक है। तो इसी लाइंस को बोला गया है लिमिटिंग लाइंस, ठीक है। द लाइंस which have shortest wavelength largest wave number, ठीक है। जब आप देखो एक सिंपल सी बात है, वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। लैम्डा को छोटा कर दोगे तो वेव नंबर बड़ा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ का पैटर्न आज क्लियर हो गया, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो आज की इस थ्योरी को पहले ढंग से समझो, ढंग से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं कि पहले इसको पढ़ के रहना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, इसको प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में, दैट इज टुमारो, ठीक है, कल हम इसको करते हैं। और आपको फिर उसमें समझ आएगी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके किस सीरीज पर पहुंचा है, ठीक है। ओके, तो टिल देन बाय बाय।